आज की मेरी ये वीडियो एक ऐसी लड़की की दुख भरी कहानी है जिसकी जिंदगी उसके बहनोई ने ही बर्बाद करके रख दी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो गुडनेस स्टोरीज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहे सभी चैनल अपडेट्स। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मैंने अपनी माँ की जुबानी सुना था कि बाबा मेरी सारी बड़ी बहनों से शदीद नफरत करते थे। उन्हें लड़के की चाह थी और इधर ऊपर तले 6 लड़कियां ही लड़कियां हो गईं। मेरा नंबर 6ठा था। मेरे बाबा का यह हाल था कि अगर खाना खाने बैठते और बहनों में से कोई सामने आकर खड़ी हो जाती तो खाना उठाकर दूर फेंक दिया करते थे और पैर पटकते बाहर निकल जाते। उन्हें लड़कियों से बड़ा बैर था। शायद इसी नफरत का बदला ईश्वर ले रहा था कि आंगन लड़कियों से भरता चला गया। जब मैं पैदा हुई तो हर बार की तरह बाबा ने मेरा मुंह तक देखना गवारा न किया। पहले दिन वह घर में नहीं घुसे। रात को आए मेरी माँ की तबीयत खासी खराब थी। मैंने रो रो कर चीखों से आसमान सर पर उठा रखा था। बाबा के दिल में जाने क्या मोहब्बत समाई के कमरे में आकर मुझे गोद में उठा लिया और मैं एकदम चुप हो गई, जैसे मुझे इसी गोद की ख्वाहिश थी। मैं इंतहाई सेहतमंद गोरी चिट्टी और तीखे नकूश की बच्ची थी। बाबा ने बहुत गौर से मुझे देखा। माँ बताती हैं कि यह जिंदगी में उनकी पहली मोहब्बत भरी नजर थी जो बच्चियों पर उन्होंने डाली। देर तक मुझे देखते रहे। माँ दम साधे अपनी तकलीफ छुपाए लेटी उनकी बदलती हालत देखती रही। बाबा ने होले होले मुझे ऊपर उठाया, अपने चेहरे के करीब ले आए और चिटाक चिटाक करके 2-4 प्यार मुझे कर दिए। माँ के लिए यह सब कुछ चमत्कार से कम नहीं था। वह एकदम जज्बाती होकर रोने लगी। बाबा ने प्यार से माँ का सर सहलाया, मुझे आहिस्ता से अपनी गोद में लिटाकर बोले, मुझे नहीं मालूम कि ऐसा क्यों हो रहा है कि जैसे ये बच्ची मेरे दिल के सारे बंद दरवाजे खोलकर अंदर घुसी जा रही है। माँ ने लेटे लेटे मेरी तरफ प्यार से देखा और दोनों एकदम मुझ पर झुक गए और फिर हंसने लगे। तो यह थी मेरी पैदाइश की वह कहानी जो माँ ने मुझे सुनाई कि तू वो खुशकिस्मत लड़की है जो अपने साथ माँ और बाप दोनों का भरपूर प्यार लेकर आई और तेरी सूरत ने तेरे बाप का पत्थर दिल मोम कर दिया। मैं अपनी सभी बहनों में खूबसूरत गोल मटोल और शरीर आंखों वाली लड़की थी। घर में कोई चुप रहे तो मुझसे देखा न जाता था। अपनी शरारतों से जब तक उन्हें हंसा हंसा कर लौट ना कर लूं, मुझे चैन ना पड़ता था। बाबा मुझे अपने साथ लिए लिए फिरते थे। मेरे बाद 2 भाई भी हुए, लेकिन जितनी मोहब्बत उन्होंने मुझसे की मेरे दोनों भाइयों को भी नसीब ना हुई। माँ मुझे इसलिए ज्यादा चाहती थी कि मेरी वजह से बाबा का सलूक सबसे एकदम बदल गया था और बाप की आंखों का तारा तो मैं थी ही। तो जिन बच्चों को ऐसा भरपूर प्यार और तवज्जो मिल जाए उनमें एक गुरूर बला का आ जाता है। मेरी दूसरी बहनें सहमी सहमी रहती थीं, मगर मैं हर मामले में पेश पेश नजर आती थी। घर में ऊपर वाले का शुक्र है तंग दस्ती नहीं थी। बाबा एक प्राइवेट फर्म में अच्छी तनख्वाह पर तैनात थे। हम बहुत खुशहाल थे और मोहल्ले में हमारी ऊंची साख थी। सभी इज्जत की निगाह से देखते थे। घर में हर तरह से सहूलियत और रसाई हासिल थी कि मुझ पर जैसे आसमान की नजर पड़ी और मैं चेचक जैसे भयानक मर्ज में गिरफ्तार हो गई। मोहल्ले में घर घर चेचक फैली हुई थी। मैं उनकी चपट से ना बच सकी। माँ और बाबा की जान पर बनाई। मैं उनकी खुशियों का खिलौना थी। दोनों चुपके ही चुपके आंसू बहाते कि कुदरत यह खिलौना हमसे छीने ले जा रही है। ऊपर वाले को शायद रहम आ गया। 15 बच्चे मोहल्ले में उस मर्ज का शिकार हुए थे जिनमें बचने वाली अकेली हस्ती में थी। मौत ने मुझे बख्श दिया, मगर कुछ कीमत लेकर। वह कीमत थी मेरी सुंदरता। मेरे चेहरे पर इतने बदनुमा दाग उभर आए थे कि आईना महीनों मुझसे छुपाया गया। मेरा हुस्न छिन गया था, मगर जिंदगी मिल गई थी जिसकी माँ बाबा को बड़ी आरजू थी। बीमारी के बाद उन्होंने मुझे बिल्कुल फूलों में रखा। पहले से कहीं ज्यादा मुझे चाहत मिली। मुझे कमतरी का एहसास बिल्कुल नहीं होने दिया कि अब तुम अपनी बहनों में सबसे ज्यादा बदसूरत हो गई हो। बचपन में बच्चा जिस सांचे में ढाला जाए उसकी शख्सियत पर वही छाप नुमाया हो जाती है। मुझे जिस अंदाज से माँ बाप ने पाला था मैं उसी में ढलती गई। कतई एहसास नहीं हुआ कि मैं बदसूरत लड़की हूँ। वही जिंदा दिली दिन लौट आए।
शरारतें जू की तू रहीं। मोहल्ले के बच्चों के साथ उदमबाजी करती फिरा करती। मेरी सभी बहनें स्कूल में पढ़ रही थीं। सब की सब बुद्धिमान निकली, और जब जहन और खुद पर विश्वास दोनों मिल जाए तो फिर बच्चा हर फील्ड में कामयाबी हासिल करता चला जाता है। मेरे नंबर भी सबसे ज्यादा आते। ड्रामों में मेरा नाम सबसे ऊपर होता। कविताएं लिखती, स्टेज पर इस खूबी से पेश करती कि टीचर भी दंग रह जाती। शरीर बला की थी। ऐसी शरारतें किया करती जिससे सबका मन बहले और किसी को नुकसान भी ना पहुंचे। टीचर मुझे बहुत पसंद करती थी। इतनी बुद्धिमान और तेज होने के बावजूद मैं प्रैक्टिकल लाइफ में बिल्कुल बुद्धू थी। बस खेलकूद और शरारतें मेरी जिंदगी का मकसद थी। मोबाइल जैसी बला से भी बाबा ने दूर रखा था। सिर्फ माँ के पास फोन था जिस पर वो बस बाबा से बात करती थी। मेरी 7वीं क्लास की परीक्षा हो रही थी। पर्चा देकर घर वापस आ रही थी कि पीछे से किसी ने मेरा नाम लेकर आवाज दी। पलटी तो देखा संदीप खड़ा था। संदीप मेरे मोहल्ले का लड़का था जो बचपन की शरारतों में मेरा शरीक रहा था। मुझे अब भी मोहल्ले के बच्चों के साथ खेलने कूदने की इजाजत थी, लेकिन अब मैं खुद बहुत कम बाहर निकलती थी। शायद बड़े होने का एहसास लड़की को खुद ब खुद शर्मीला कर देता है। संदीप के बुलाने पर मैं रुक गई। उन्होंने नजदीक आकर पूछा, सीमा तुम्हारे पेपर कैसे हो रहे हैं? मैंने झट ज्योमेट्री बॉक्स से इम्तिहानी पर्चा निकालकर उनके हाथ पर रख दिया। उन्होंने सरसरी नजर से देखा और लपेटकर वापस ज्योमेट्री बॉक्स में रख दिया। मैंने देखा कि वह कुछ घबराए हुए से हैं। ज्यादा बात की जरूरत ही महसूस नहीं की और चली आई। बाबा को दिखाने के लिए पेपर निकाला तो उसके साथ एक और पर्चा भी जमीन पर गिर पड़ा। मैंने झुककर उसे उठा लिया। नीले रंग का कागज लिपटा हुआ था। मुझे ख्याल आया कि यह संदीप का होगा। जल्दी में उन्होंने यह पर्चा भी साथ लपेट दिया। पढ़े बगैर मैंने उसे वापस ज्योमेट्री बॉक्स में रख दिया और इम्तिहानी पर्चा बाबा को जाकर थमा दिया। फ्री हुई तो ज्योमेट्री बॉक्स से वह पर्चा निकाला और संदीप के घर की तरफ चल दी। वो बाहर दरवाजे पर ही मिल गए। इंतहाई भोलेपन से उन्हें बताया कि आपका यह पर्चा मेरी ज्योमेट्री बॉक्स में रह गया था। वह कुछ बौखला से गए। जल्दी से इधर उधर देखने लगे। गली सुनसान पड़ी थी। मैं भी घबराकर इधर उधर उनके साथ देखने लगी कि इन्हें क्या हुआ है। जब कुछ नजर न आया तो सवालिया नजरों से उनकी तरफ देखा। वह बड़े गौर से मुझे देख रहे थे। कहने लगे, सीमा वाकई तुमने यह पर्चा नहीं पढ़ा? मैंने झट कसम खाई कि कसम से संदीप, मैंने तो इसे खोला तक नहीं है। बाबा कहते हैं किसी का खत पढ़ना बुरी बात है। वह हंसने लगे और बोले, सीमा यह खत अगर तुम्हारे ही नाम लिखा गया हो तो? अब मेरे घबराने की बारी थी। मेरा चेहरा जाने क्यों एकदम सुर्ख हो गया। उस लम्हे मुझे अजीब सी खुशी का एहसास हुआ। किस प्यार से उसने मुझे कहा था। मैं शर्माकर वापस पलटी तो मेरा रास्ता रोक लिया और बोला, सीमा मेरी दुल्हन बनोगी? इस सवाल का जवाब मेरे पास कहाँ था। भागती भागती घर आई। मेरे दिल की दुनिया एक पल में बदल चुकी थी। संदीप की मुस्कुराती आंखें और मोहब्बत से यह कहना, मेरी दुल्हन बनोगी। मुझे देर तक गुदगुदाता रहा। सबसे छुपकर उसका खत पढ़ा। एक एक लाइन 101 बार पढ़ी और मुझे एहसास हुआ कि अपनी सारी बदसूरती के बावजूद मैं उस इंसान का बचपन से दिल जीत चुकी हूँ। वह मुझे इंतहाई शिद्दत से चाहता है। उसने लिखा था कि सीमा तुम्हारी शरारतें, तुम्हारी भोली बातें जितनी बार दोहराता हूँ बेपनाह सरूर सा मिलता है और तुम मुझे और ज्यादा करीब महसूस होती हो। बुरा ना मानो, मैं तुमसे फ्लर्ट नहीं कर रहा। तुम्हें अपनी दुल्हन बनाऊंगा, यह मेरा तुमसे वादा है। खत का जवाब मुझ घंटों सोच सोच कर लिखा गया। एक वाक्य लिखती काट देती कि हाय नहीं, यह बुरी बात है। बड़ी मुश्किल से खत का जवाब लिखा कि आपकी नजरों ने मुझे इस काबिल समझा कि जुबान से शुक्रिया कहूं। इकरारे मोहब्बत इन्हीं 2 जुमलों में कर देने के बाद मैंने संतुष्ट होकर खत अगले दिन संदीप को स्कूल जाते हुए दे दिया। उसके बाद हम दोनों अक्सर मिलने लगे। मुझ पर कोई रोक टोक नहीं थी। एक ही मोहल्ले में रहते थे, बचपन से खेलते कूदते आए थे। इतनी बड़ी थी मगर बाबा को मुझ पर पूरा विश्वास था। लड़कियों के साथ अब भी आंख मिचौली खेलने जाया करती थी, मगर अब इस खेल का मतलब बदल गया था। खेल से ज्यादा मैं संदीप से बातें करने में खुशी महसूस करती थी। मुझे औरत मर्द के रिश्ते के जिक्र से दिलचस्पी पैदा हो गई।
इससे पहले मैं कभी किसी की दास्तान सुनने में बोरियत महसूस करती, मगर अब संदीप की लंबी लंबी कहानियां सुनती और पूरी तवज्जो से संदीप ने मेरे अंदर मोहब्बत का एहसास जगा दिया था। मुझे यह मालूम हो गया था कि मर्द और औरत की मोहब्बत का अंजाम शादी होता है। यह वादा संदीप ने मुझसे किया था, लेकिन मुसीबत यह थी कि बाबा अक्सर कहते थे कि सीमा को लेक्चरर बनाऊंगा। मेरी पढ़ाई की रिपोर्ट भी इस बात की गवाही देती थी कि मैं उनकी ख्वाहिश पूरी कर दूंगी। मेरी शादी उसके बाद ही हो सकती थी, जबकि संदीप शिक्षा के मैदान में जीरो था। समझो, हमारा मिलाप इस सूरत में नामुमकिन था। एक दिन मैंने इंतहाई गंभीरता से संदीप से बात की। कह दिया कि संदीप, तुम्हारी मेरी शादी हो नहीं सकती। मेरे बाबा एक अनपढ़ आदमी से मेरी शादी कभी नहीं करेंगे। अगर तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हो तो पढ़ाई दोबारा शुरू कर दो। तुम मैट्रिक के बाद टेक्निकल कॉलेज में दाखिला ले लेना। इंजीनियर बन जाओगे तो बाबा जरूर मान जाएंगे। संदीप ने मेरी गंभीरता को महसूस किया। कहने लगा, सीमा, यह बात तो मैं भी सोचता हूं कि मैंने चांद को पाने की आरजू की है। अगर तुम्हारी मोहब्बत और हौसला अफजाई यूं ही मिलती रही तो मैं तुम्हारी यह ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगा। मुझे तुम्हें इसके बदले वादा देना होगा कि मेरे सिवा किसी और की हरगिज नहीं होगी। संदीप की मोहब्बत और लगन सच्ची थी। मैंने वादा कर लिया कि जब तक जिंदा हूं तुम्हारी रहूंगी। मुझे हैरत होती थी कि संदीप मुझसे किस खूबी की बिना पर मोहब्बत करने लगा था। वह खुद लंबा चौड़ा गोरा चिट्टा खूबसूरत लड़का था। उसे एक से एक खूबसूरत लड़की का साथ मिल सकता था। उसने अपने प्यार के लिए मुझे ही चुना। मैं वाकई खुशनसीबों में से थी कि घर में सबसे ज्यादा चाही गई। स्कूल में सबने जाने महफिल समझा। टीचर की पसंदीदा लड़की रही और महबूब मिला भी तो ऐसा कि जो देखे रश्क करे। उसने मुझे हासिल करने के लिए अपना तर्जे जिंदगी ही बदल दिया। शाम को स्कूल पढ़ने जाता, सुबह वर्कशॉप में काम करता। मेरे साथ उसने 9वीं का इम्तिहान दिया और मैट्रिक भी मेरे साथ ही किया। जिस दिन मैट्रिक का रिजल्ट निकला, मैंने अपने रोल नंबर की बजाय उसका रिजल्ट पहले देखा। वह 2nd डिवीजन में कामयाब हो गया था। इतनी खुशी उसके माँ बाप को नहीं हुई होगी जितनी खुशी से मेरा चेहरा खिल गया। बस यूं समझे कि ये मेरी कामयाबी की मिसाल थी। शाम को संदीप का खत मिला। ढेरों बधाइयों के साथ मुझसे कल मिलने की रिक्वेस्ट की थी। मेरी अब उससे मुलाकात बहुत कम होती थी, क्योंकि मेरा इम्तिहानों के बाद से घर से निकलना कम हो गया था। उस दिन मैंने तय कर लिया था कि संदीप से जरूर मिलूंगी। इस खुशी में सारी रात जागती रही। सुबह ही सुबह जाने की तैयारी करने लगी। ये भूल गई कि जिस खत को रात भर बार बार पढ़ती रही, वह बिस्तर में तकिए के नीचे ही रखकर भूल गई। बिस्तर तय करते वक्त वो माँ के हाथ लग गया। उन्होंने आवाज देखकर मुझे अपने कमरे में बुलवा लिया। मुझे क्या मालूम कि वह किस लिए बुला रही हैं। कहने लगी, ये खत तुम्हारा है ना? मेरे तो पैरों तले से जमीन निकल गई। झूठ बोलना मेरी आदत नहीं थी। स्वीकार कर लिया कि हम दोनों एक दूसरे का साथी बनने का वायदा कर चुके हैं। माँ ने प्यार से मेरे सर पर हाथ रखा। कहने लगी, तू जानती है ना कि मैं तुझसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। अगर तेरी खुशी पूरी हो जाने का जरा भर भी यकीन होता तो मैं ही तेरे बाबा से बात कर लेती। वह जिस घराने से संबंध रखता है उसे हम नहीं अपना सकते और ना ही वह बदल सकता है। इसके बावजूद भी तू उससे अगर मिलती रही तो मुझे दुख पहुंचेगा और मैं तुझे अपना दूध कभी नहीं बख्शूंगी। माँ ने जिस तरीके से बात की थी उसमें सच्चाई और प्यार दोनों शामिल थे। मैं माँ बाप की मोहब्बत को ठुकराने का सोच भी नहीं सकती थी। बेइख्तियार होकर उनसे लिपट गई कि जैसे आप कहेंगी वैसे ही करूंगी। एक वादा संदीप से किया था और दूसरा आज माँ के साथ कर लिया। दूसरे दिन कहीं जाते वक्त संदीप ने अपनी साइकिल मेरे आगे रोक दी। वो परेशान था कि कल तुम क्यों नहीं आई। कहने लगा, तुम्हारे लिए तोहफा खरीदा था, कल से उठाए उठाए फिर रहा हूं। तुमने तो मुझे बधाइयां देने का एक शब्द तक नहीं कहा, मगर मैं तुम्हारी तरह कठोर नहीं हूं। मैंने पैकेट लेने से इनकार कर दिया और बोली, संदीप, मुझे आइंदा कहीं मत मिलना, हो सके तो भूल जाना, ना ही कभी खत लिखना। मैं अपने सभी वायदे आज तोड़ रही हूं। वो हक्का बक्का रह गया और मैं तेज तेज कदम उठाती वापस चली आई। मैं वापस आई तो आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। जिंदगी में पहली बार एहसास हुआ कि सीमा, जिंदगी इतनी खूबसूरत नहीं जितनी तू अब तक समझती आई है।
इसमें कहीं कहीं ऐसे कांटे लगे होते हैं जो रूह को लहू लहान कर दिया करते हैं। फिर मुझे खबर नहीं कि संदीप पर मेरे संबंध खत्म करने की रिक्वेस्ट से क्या गुजरी, पर उसने मेरा कहा मान लिया। न खत भेजा, न रास्तों में मुझे रोका। कॉलेज में दाखिला लेने की बात चली तो मैंने इनकार कर दिया कि मैं घर पर ही परीक्षा की तैयारी कर लूंगी। मुझे डर था, अगर उन रास्तों से गुजरी तो कहीं दिल मचल ना उठे और फिर मां से किया हुआ वायदा टूट जाएगा। अब मेरे सब दिन घर ही बसर होने लगे। कुछ समय बाद मां मेरे मामा के यहाँ बाराबंकी जाने की तैयारी करने लगी। सभी साथ जाने के लिए तैयार हो गए। मेरा जी हर तफरी और खुशी से उचाट हो गया था। मैंने इनकार कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगी। मां ने कहा कि तेरी मर्जी, तू ऐसा कर कि तू छोटे मामा के यहाँ चली जा, अकेली यहाँ रहकर क्या करेगी। मैं मान गई। मां के जाने से 2 दिन पहले ही छोटे मामा जी के यहाँ गई। 2 दिन बड़े सुकून से कटे। मेरे छोटे मामा जी का लड़का अनिल मुझसे बहुत घुला मिला रहा। वह मुझे कभी अच्छा नहीं लगा, मगर मेरी आदत है कि अपनी पसंद नापसंद का बहुत कम इजहार करती हूँ। खामख्वाह किसी का दिल दुखाने से क्या फायदा। वो भाई तो मेरे खुश खुश रहने का गलत मतलब ले बैठे। अगर इकरार मोहब्बत तक ही बात सीमित रखते तो शायद मैं उन्हें समझा बुझाकर सही रास्ते पर ले आती। ऊपर वाले के कर्म से मामा जी की कुछ परवरिश ही ऐसी थी कि बच्चे इंतहाई लुच्छड़ किस्म का मजाक करते हैं और बेहुदा हरकतों पर उतर आते हैं। ना रिश्तों का मान, ना बड़े छोटों का मान। मेरे साथ मेरे छोटे मामा के बेटे अनिल ने भी एक ऐसी ही हरकत की कि जिसे बताते हुए भी मैं शर्म महसूस करती हूँ। खैर, रात का वक्त था। इत्तेफाक से मेरा बिस्तर उसके करीब बिछाया गया था। अगर वक्त रहते मेरी आंख ना खुल पाती तो जाने क्या हो जाता। मैंने डर कर जोर से चीख मारी तो अनिल गड़ाक से अपने बिस्तर में जा घुसा। सब लोग उठकर मेरे इर्द गिर्द जमा हो गए। बहाना क्या करती, ख्वाब में डर जाने की कहानी सुनाकर उन्हें संतुष्ट कर दिया। मगर सारी रात मेरी आंखों में कटी। वो रात मैं कभी ना भूल पाऊंगी। दूसरी सुबह मैं जिद करके वहां से बड़े मामा के पास आ गई। उनके कोई औलाद नहीं है, वहां क्या जी लगना था। मामा जी बड़े बेहुदा मजाक करते थे। कई बार तो मुझे उनकी बातों से मतली होने लगती थी। हालांकि मैं उम्र में उनकी पोती के बराबर कही जा सकती थी, मगर बाज इंसान अंदर से कीचड़ होते हैं और वो तो पूरा गटर थे। उनकी बातें सुन सुनकर वहशत होती थी। घबराकर माँ को खत लिखा कि भगवान के लिए चली आइए, मैं यहाँ अकेली नहीं रह सकती। माँ ने मेरी बड़ी बहन को खत लिखा जो कि शादीशुदा थी कि तुम कुछ दिनों के लिए घर चली जाओ। सीमा को उसके मामा जी के यहाँ से बुलवा लो, वह घबरा रही है। दीदी और दूल्हा भाई आए और मुझे साथ लेकर घर आ गए। बाबा घर में तन्हा थे। हमारे आने से घर में रौनक हो गई और मेरा जी भी बहल गया। दूल्हा भाई भी बड़ा ख्याल रखते थे। मुझे आधी घरवाली कहकर छेड़ा करते थे। उनका हर काम में खुशी खुशी करती थी। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि मुझे उनसे डर लगने लगा। वो बहाना करके मुझे सर दबाने के लिए कमरे में बुला लेते। मैं सर दबाती तो अजीब अजीब नजरों से मेरा मुआयना किया करते थे। कहते, सीमा तुम मेरी आधी पत्नी तो हो ही, थोड़ी बहुत तो चस्की लेने का मुझे हक हासिल है ना। उनका यह जुमला मुझे चौंका गया। उनकी नजरें मुझे अपने बदन के आर पार चुभती महसूस होने लगीं और उधर दीदी थी कि अगर मैं दूल्हा भाई का सर दबाने से इनकार कर देती तो गुस्से में आकर मुझे ही डांटने लगती। तुम अपने आप को क्या समझती हो सीमा, जरा से काम से तुम्हारी जान निकलती है और वह तुम्हारा कितना ख्याल रखते हैं। ये कहकर मुझे कमरे में जबरदस्ती भेज देती। एक दिन मुझे भी ताव आ गया। मैं पढ़ रही थी तो बोली, जाओ तुम्हें तुम्हारे जीजा जी बुला रहे हैं, उनका जाकर सर दबाओ। मैंने मुड़कर कहा, उनकी पत्नी आप हैं, मैं नहीं। ऐसी सेवा पानी आपको करनी चाहिए, ये मेरा फर्ज नहीं है दीदी। वो तो मुझ पर ही गरजने लगी, जुबान दराज होती जा रही हो, चलो जाकर उनका सर दबाओ वरना 2 थप्पड़ दिमाग ठीक कर देंगे तुम्हारा। मैं गुस्से में झुंझलाकर उठी कि आज भी अगर दूल्हा भाई ने वही रीत अपनाई तो मजा छका दूंगी। अंदर आई, वह लेटे हुए थे। मुझे देखकर मुस्कुराए, शायद मेरी बातें सुन चुके थे। कहने लगे, बहुत अकड़ने लगी हो सीमा। नहीं जीजा जी, ऐसी बात नहीं, मेरे एग्जाम्स होने वाले हैं, ना स्टडी कर रही हूँ। बार बार डिस्टर्ब होती हूँ तो ठीक से पढ़ा नहीं जाता। मैंने इतना ही कहा था कि उन्होंने हाथ पकड़कर मुझे अपने ऊपर गिरा लिया। मैं इस घिनौनी हरकत के लिए कतई तैयार नहीं थी।
बेइख्तियार मेरा हाथ उठा और उनके मुंह पर मेरी 5 उंगलियों के निशान पड़ गए। मुझे उस वक्त यह इल्म नहीं था कि मेरा यह तमाचा उनकी मर्दानगी के लिए चैलेंज बन जाएगा। उनकी आंखें लाल अंगारा हो गईं। फुंकारते हुए बोले, सीमा, ये थप्पड़ तुमने मुझे नहीं खुद को मारा है। अब यहां से दफा हो जाओ, इसका बदला तुम्हें जरूर मिल जाएगा। बहुत देख लिए बदला लेने वाले। मैंने फर्श पर थूका और कमरे से निकल आई। दीदी की डिटाई कह ले या कुछ और, उन्होंने मुझसे यह तक नहीं पूछा कि तुम इतनी जल्दी क्यों आ गई। अपने कमरे में आकर मैं खूब रोई। उसी वक्त माँ को खत लिखा कि मेरा जी नहीं लगता, आप फौरन घर वापस आ जाइए। मेरे इम्तिहानों तक दीदी घर में रही। मैंने फिर दूल्हा भाई से बात नहीं की। इम्तिहानों के दौरान संदीप रास्ते में मिला। वह भी इम्तिहान दे रहा था और मुझे यह देखकर बेपनाह खुशी हुई कि उस लड़के ने मेरे गम को रोग बनाकर अपना भविष्य तबाह नहीं किया। वह मुझे देखता और नजरें चुरा चुरा कर मुस्कुरा देता। जवाबन मेरी आंखों तले खुशियों की परछाइयां रक्स करने लगती कि हमारा ताल्लुक नहीं टूटा है, कभी ना मिले मगर एक है। इम्तिहानों के बाद दीदी और दूल्हा भाई अपने घर चले गए। माँ भी वापस आ गई। मुझे रिजल्ट तक आजादी ही आजादी थी। दूल्हा भाई माँ से इजाजत लेने आए कि पवित्रा की तबीयत खराब रहती है, कुछ दिनों के लिए सीमा को भेज दें। माँ ने इजाजत दे दी, मगर मैंने साफ इनकार कर दिया। जी चाहा माँ को सारी बातें बता दूं, मगर इतनी जुर्रत खुद में नहीं पाई। माँ ने ज्यादा जोर दिया तो कुछ घंटों के लिए चली गई। रात से पहले पहले जिद करके वापस आ गई। दूल्हा भाई और चिढ़ गए। मैं जानती थी कि वह मौके की तलाश में है और जब तक मैं मजबूत हूं उन्हें ऐसा मौका कभी नसीब नहीं होगा। बाज वक्त इंसान के इरादों को तकदीर एक ठोकर से मल्लिया मेट कर डालती है। एक दिन मेरे पेट में अचानक दर्द हुआ। अस्पताल ले गए। वहां बताया गया कि पत्थरी है, ऑपरेशन करना होगा। हालत ऐसी थी कि फौरी कदम उठाना पड़ा। अस्पताल दाखिल हो गई। ऑपरेशन हुआ। उसके बाद भी नीम बेहोशी रही। घर से अस्पताल बहुत दूर था, दीदी के घर से करीब पड़ता था। ऑपरेशन के बाद दूल्हा भाई ने रिक्वेस्ट की कि सीमा को मेरे घर में ही रखवा दो ताकि डॉक्टरों को बुलाने में या इसे अस्पताल ले जाने में आसानी हो। बाबा मान गए। मेरी उन दिनों हालत ऐसी नहीं थी कि कुछ कह सकती। नींद जैसी हालत रहती थी। पता नहीं दवाएं बेहोशी की दी जाती थीं या फिर मैं कुछ ज्यादा ही कमजोर हो गई थी। अपना कुछ होश नहीं था। कहाँ हूं, कैसे हूं। दीदी मुझे इसी हालत में अपने घर ले आई। दूल्हा भाई मेरा बेहद ख्याल रखने लगे। घर में फलों का ढेर लगा दिया। दूध जबरदस्ती पिलाते। मैं महीने से कुछ ज्यादा ही वहां रही। इसमें 15 से 20 दिन नीम बेहोशी में ही गुजरे। जूजू आंख खुलती गई, दूल्हा भाई से नफरत का एहसास जागता गया। सेहत ठीक होने के बाद शोर मचा दिया कि मैं अपने घर जाऊंगी। मुझे घर भेज दिया गया। बाबा मेरी सेहत देखकर बहुत खुश थे कि लगता ही नहीं लड़की 2 महीने बीमारी काट कर आई है। दूसरे लोग भी यही कहते थे कि मैं तो बीमारी के बाद सेहतमंद हो गई हूँ। एक अजीब सी रौनक थी मेरे चेहरे पर। मगर चंद हफ्तों बाद मुझे मतली और चक्कर आने शुरू हो गए। माँ बहुत परेशान हो गई। लेडी डॉक्टर के बजाय अपनी फैमिली डॉक्टर के पास ले गई। उसने मुआयना करके ठंडी सांस भरी। माँ से कहा, आप बाहर जाएं। उनके जाने के बाद पूछा, बेटी सच सच बताओ तुम्हारे साथ किसने यह सलूक किया? मेरा तो मुंह खुला का खुला रह गया। कैसा सलूक डॉक्टर? इसके सिवा और मैं क्या कहती। रोने लगी तो डॉक्टर ने माँ को अंदर बुलवा लिया। कहने लगी, यह बच्ची तो माँ बनने वाली है। माँ दिल की मरीज थी, गश खाकर गिर पड़ी। उन्हें होश में लाए तो मेरी हालत गैर हो गई। मैं कसम खाती हूँ कि मैं इस हादसे के बारे में कतई नहीं जानती थी। दूल्हा भाई मुझे दवा खिलाते थे। मैं बेहोशी की हालत में घंटों गायब सी रहती थी। इन्हीं लम्हों में उन्होंने मुझे निशाना बनाया था, या फिर मुझे ऐसी दवा दी होगी जिससे मैं देर तक बेहोश रही होगी। इसके सिवा कसम खाती हूँ मुझे कुछ पता नहीं। मैं चीख चीख कर रोती थी। माँ को यकीन दिलाती थी कि मैं बेकसूर हूँ। माँ मुझे कुछ मत कहिए। मेरी माँ मुझे मौत के मुंह से बचाने पर तैयार हो गई। बाबा से कह दिया कि इसके पेट के अंदर सूजन है। इसी बहाने वह मुझे डॉक्टरों के पास ली फिरी। डॉक्टरों से ना उम्मीद होकर ईश्वर से भी प्रार्थना करती। दिन चढ़ते चले गए और मेरी बीमारी का मसला पेचीदगी पकड़ता चला गया। मैं आंसू बहाती रहती,
कि हे भगवान, मुझे किस जुर्म की सजा मिल रही है। मेरा जिस्म भरता गया और जब यह काम तकरीबन नामुमकिन हो गया तो चमत्कार हो गया। एक दाई का पता मिला जो यह काम करती थी। मिन्नत समाजत पर वह एक भारी रकम पर राजी हो गई। पैसों का बंदोबस्त मां ने कर्जा लेकर किया। लगातार 8 दिन की भाग दौड़ के बाद 9वें दिन मैंने एक बच्चे को जन्म दिया, जिसकी बारीक बारीक उंगलियां मैंने होश के आलम में देखी और वह मेरे मन से चिपक कर रह गई। बच्चा मुर्दा था। इसके बावजूद दाई ने जिस बेदर्दी से उसे मसला कुचला और उसे छुपाने के लिए उसके जिस्म के टुकड़े किए, वो सब कुछ मेरी आंखों ने देखा। मुझे लगता था जैसे यह सब कुछ मेरे साथ हो रहा है। दर्द और तकलीफ मैंने खुशी खुशी सह ली, मगर यह मंजर मेरे लिए ऐसा तकलीफ देह और खौफनाक था कि मैं बेहोश हो गई। घर में किसी को पता नहीं था, माँ को पता था और मौसी मेरे साथ थी। रात के 11:30 बजे हम घर पहुंचे तो माँ ने कलेजे से लगा लिया। बाबा बेचैनी से टहल रहे थे। हमने बहाना बनाया कि गलत बस में बैठ गए थे। बाबा ने मुझे सीने से लगाकर नसीहत की कि आइंदा इतनी देर कभी मत लगाना। उन्हें क्या मालूम कि उनकी बेटी दुख के किस समंदर को पार करके आई है। कुछ दिन तो यह बात छुपी रही, मगर ना जाने क्यों मेरी माँ ने अपने भाई से यह बात कह दी, और मामा भी वो जिनके बेहुदा मजाक पर मैं चिढ़ जाया करती थी। उन्हें मुझे जलील करने का मौका हाथ आया। बाबा को उन्होंने बता दिया। सारी उम्र का भरम गया, भरोसा टूटा, प्यार छिन गया, और जितनी तकलीफ मैंने उठाई थी उससे ज्यादा मेरे बाप ने उठाई होगी। वो तो मुझे दुनिया की सबसे ज्यादा शरीफ और मासूम लड़की समझते थे। किस दिल से उन्होंने यह सब कुछ सुना होगा। दूल्हा भाई, इंतकाम तो तुमने भी पूरा पूरा लिया था। जिंदगी नर्क बन गई थी। सारा घर मुझसे दूर दूर रहने लगा था। हर तरफ से अंधेरों में घिर गई थी। तो एक दिन अचानक खिड़की खोली, सामने संदीप खड़ा था। मुझे देखकर उसी प्यार से मुस्कुरा दिया। मेरे मन में जैसे रोशनी सी भर गई। अंधेरे छट गए कि मेरा प्यार अभी भी जिंदा है। उसे मुझसे अब भी उतना ही प्यार है। मैं तन्हा इस दुनिया में कहाँ हूं। खिड़की से फौरन हट गई कि कोई नया गुल ना खिल जाए। कुछ वक्त बाद बाबा ने मेरी शादी का शोर मचाया और मामी के रिश्तेदार से मेरी मंगनी कर दी। सब कुछ अफरा तफरी में हुआ। मैं रोना चाहती थी मगर हंसना पड़ रहा था। संदीप को भी खबर हो गई। यह सोच सोच कर दिल महसूस कर रह जाती थी कि तू तो सदा बलि का बकरा बनी रह जाएगी। सारी उम्र एक बदसूरत ठिगना और अनपढ़ आदमी तुझ पर रोब झाड़ता रहेगा। सगाई का दिन आ गया। सहेलियों ने खूब छेड़छाड़ की। हर लम्हा जी चाहता था कि उठकर चीख पड़ूं। मैं नहीं करती शादी वादी। सारी उम्र खुद कमाकर वक्त गुजार लूंगी, मगर यह जबरदस्ती मुझसे मत करो। दिल में तूफान उठता रहा। जुबान चुप रही और सगाई हो गई। सगाई के चंद दिनों बाद मेरे मंगेतर ने घर आना शुरू कर दिया। उसके आने पर दिल जैसे जहर का प्याला बन जाता। मना कैसे करती। बदसूरती और बदकिस्मती दोनों ने मुझे इस काबिल कहाँ छोड़ा था कि अपनी ख्वाहिश का इजहार कर सकती। एक दिन मामा ने बाबा की गैर मौजूदगी में मुझे जबरदस्ती मेरे मंगेतर के साथ भेज दिया। कहने लगे नूतन तुमसे बात करना चाहता है। जिंदगी बसर करने से पहले उसकी बातें नहीं मानोगी तो यह इनकार आइंदा तकलीफ देह साबित होगा। मैं चली तो गई, दिल जिद्दी ने एक शब्द ना बोलने दिया। नूतन कहने लगा, पोज तो तुम ऐसे दे रही हो जैसे बड़ी पाकीज़ा हो। क्या मैं यह नहीं जानता कि तुमने क्या क्या गुल खिलाए हैं। मुझे तुम्हारी मामी ने सब कुछ बता दिया है। मैं चाहता हूं तुम अपने मुंह से स्वीकार कर लो, ताकि मैं अपने और तुम्हारे बंधन के बारे में गंभीरता से गौर कर सकूं। मैं खामोश हो गई। कहने लगा, सोच कर जवाब देना। मुझे घर छोड़ दिया और उसी शाम मुझे मुद्दतों बाद संदीप का खत मिला। सीमा, तुम अगर अब भी सगाई के बंधन से आजाद हो जाओ तो मैं तुम्हें अपना लूंगा। अंधेरे में एक जुगनू चमका था। माँ को सारा हाल बता दिया कि नूतन ने मुझसे यह बातें की हैं। मैं मर जाऊंगी मगर उससे शादी नहीं करूंगी। वह मुझे तड़पा तड़पा कर मार देगा। माँ, भगवान के लिए मुझे बचा लीजिए, वरना मैं जहर खा लूंगी। माँ ने बाबा से बात की, अब भी सोचने पर मजबूर हो गए। कहने लगे, ठीक है, ऐसी शादी का कोई फायदा नहीं। लड़की सारी उम्र खून के आंसू रोती रहे और मैं पछताता रहूं। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। नूतन को बुलाकर बात की और इस बातचीत का नतीजा
सगाई टूटने की सूरत में निकला। डरते डरते संदीप को खत लिखा, मैंने सगाई तोड़ दी है, अब बताओ क्या होगा। उसका जवाब जल्द आ गया। लिखा था, सीमा, तुमने बहुत देर कर दी। तुम्हारी सगाई के बाद मेरी हालत दीवानों जैसी हो गई थी और शायद इसी जनून में मैंने तुम्हें सैकड़ों खत लिखे थे। बस एक ही तुम तक पहुंचा सका था, मगर यकीन था कि जवाब मायूसी के सिवा कुछ नहीं होगा। मम्मी ने जिद करके मेरी शादी मेरी अपनी सहेली की बेटी से तय कर दी है और मैं मम्मी की इस बात को रद्द नहीं कर सकता। इसके बाद मैंने हर रात खून के आंसू बहाए हैं। किस्मत ने अपनों के साथ मिलकर कुछ ऐसी साजिशें की कि मैं इबरत का निशान बनकर रह गई हूं। संदीप को मैं कभी बेवफा नहीं कहूंगी। समय के साथ उसने जो कुछ किया ठीक किया। वह समझता होगा कि शायद उसकी शादी की खबर मुझे रुलाएगी। भोले आदमी, तुमसे मैंने सच्ची मोहब्बत की है और सच्चा प्यार खुदगर्ज नहीं होता। मेरे लिए यह भी खुशी की बात है कि तुमने मेरा कहा माना और लगन से पढ़ा लिखा। वह जगह पाई जहां तुम्हें देखने की आरजू थी। भला इस मोहल्ले में तुम्हारे सिवा कोई और इंजीनियर है कहाँ? तुम तो सबके आइडियल बन गए हो, सबसे ऊंचे हो गए हो। अब एक शरीफ और अच्छी लड़की तुम्हारी जीवन संगनी बन रही है। यह भी मेरे लिए खुशी की खबर है कि मैंने हर लम्हा तुम्हारी खुशियों और तुम्हारे सुकून की दुआ की है। मैं तुम्हारे काबिल रही भी कहाँ थी। मैंने इसके बाद फिर से पढ़ाई शुरू कर दी और अब बाबा की ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगी। पढ़ लिख कर लेक्चरर बन जाऊंगी और अपनी सारी जिंदगी उन यादों के सहारे बसर कर दूंगी जिनमें कभी तुम्हारी परछाइयां थीं।